तो जो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी आपको अल्टीमेटली जो है HRIS की ज़रूरत जो है वो पड़ेगी। चीज़ें कम्युनिकेट नहीं करती थी आपस में और डाटा ना उन्होंने रोक के रखा होता था, इन्फॉर्मेशन रोक के रखी होती थी और वो इन्फॉर्मेशन तब बताते थे जब दूसरे बंदे की बैंड बज जाती थी। मैंने उसको एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया, उसने बड़ी ज़िंदगी आसान की। एम्प्लॉई का डाटा आप एंटर होते साथ ही मतलब वो जब एंटर करता है फिर एग्जिट करता है, हर चीज़ उसके अंदर अवेलेबल है, तो वो आप देख सकते हैं। आप लोग अगर HRIS इम्प्लीमेंट करने का सोच रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक, उस सॉफ्टवेयर में फीचर्स कितने हैं और दूसरा बेनिफिट्स क्या होंगे, तीसरा उसकी कॉस्ट कितनी है, क्योंकि एंड पे ना सेठ साहब ने जो मानना है ना कॉस्ट पे ही मानना है। एक आपको मैं गिफ्ट दे रहा हूँ इसके साथ ही, एक वेबसाइट है ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैंने फर्स्ट टाइम पेल में मेरी सेकंड जॉब थी तो वहाँ 2007 में हमने इम्प्लीमेंट किया था। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यार एक्सेल पे काम चल रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, क्या ज़रूरत है कि हम उसको करें। पेल एक बहुत बड़ा इदारा है, अभी भी बहुत बड़ा इदारा है। तो जब हम इसको इम्प्लीमेंट करने लगे तो मुझे याद है कि जो GM HR हमारे वकार खादिम साहब उस टाइम पे थे, उन्होंने कहा यार इसकी ज़रूरत क्यों है। इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि जो कंपनी ग्रो करती है, एम्प्लॉइज़ ज़्यादा होते हैं, तो उनका जो डाटा है वो हमने कहीं ना कहीं तो रखना है जो हमें चाहिए हो। तो उस डाटे को हम जो है सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। एक तो उनका डाटा जो हमें एम्प्लॉइज़ का डाटा चाहिए होता है। अच्छा, जो डाटा होता है वो कितनी टाइप्स का होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सेकंड कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है HRIS का, टू ऑफर एन एडिक्वेट कॉम्प्रिहेंसिव एंड ऑन गोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल एंड जॉब्स। हमें ये चाहिए होती है कि किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें एम्प्लॉई से रिलेटेड हो, उसकी मिसाल के तौर पे उसका बायोडाटा, कहाँ रहता है, सिटी, नेम, फादर नेम, CNIC या और जो इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो बता रहा है जॉब से रिलेटेड भी हमें चीज़ें चाहिए होती हैं। मिसाल के तौर पे जब मैं पेल में था तो हमने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट किया, अबैकस से ही हुआ था हमारा, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था, तो वो हमारे लिए एक बड़ी लर्निंग थी। उसमें क्या हुआ, हमने जो है वहाँ पे डिफरेंट जो KPIs थे वो डिफ़ाइन की थी उसकी कि क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। तो एक ये था। अच्छा, एक ऑब्जेक्टिव ये था। दूसरा, टू सप्लाई अप टू डेट इंफॉर्मेशन एट अ रीज़नेबल कॉस्ट। अच्छा, मैनेजमेंट जो होती है ना उसको ना कभी भी ना एक कैफियत आ जाती है, डाटा लेकर आओ, डाटा चाहिए, डाटा लेकर आओ। सेठ साहब को याद आया कि मैंने इस बंदे को करना है या कोई चीज़ निकालनी है, तो सबसे पहले वो डाटा देखेंगे। तो वो आजकल तो हम टेक में हैं तो हम तो फाइल्स यूज़ करते नहीं हैं, तो हम तो वो फोल्डर्स पे गूगल ड्राइव होती है हमारी, उसके ऊपर हम चीज़ें रख रहे होते हैं। तो एक ये होता है कि एक इन्फॉर्मेशन आपको एग्जैक्ट मिल जाती है, वो एक डाटा मिल जाता है एग्जैक्ट कि यार आपका है क्या, और वो कॉस्ट बड़ी मुनासिब होती है। हम ये भी आगे जाके बात करेंगे कि HRIS किस स्टेज पे जाके किस ऑर्गेनाइजेशन में आपने इम्प्लीमेंट करना है। दूसरा कि अब जैसे इनके डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल कि एक इनिशियल लेवल का HRIS है, आपको वो चाहिए, एक थोड़ा सा अपग्रेडेड है, आपको वो चाहिए, थर्ड वाला जो है कि बहुत ही जिसमें और डिटेल से चीज़ें हों वो चाहिए होंगी। टू ऑफर डाटा सिक्योरिटी एंड पर्सनल प्राइवेसी। एक्सेल की शीटों का ना मसला बड़ा है, हर एक के पास एक्सेस होती है। HRIS का ये है कि आपका डाटा सिक्योर रहता है, पासवर्ड जा सकता है अगर आप बताना चाहें, लेकिन उसमें भी चांसेस कम होते हैं कि आप जो है वो दे दें। लेकिन एक्सेल की शीट्स तो मतलब आप समझें कि फ़ौरन पहुंच जाती हैं। तो एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि डाटा जो है हम उसको सिक्योर रखें। एट्रीब्यूट्स ऑफ HRIS। अच्छा, हमारे यहाँ पाकिस्तान में ना दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं, आप अपने पास लिख लें, मैं हर लेक्चर में कहता हूँ, आज फिर दोबारा कह रहा हूँ। एक होती है स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल, मेट्रो, नेस्ले, ठीक है,
बड़ी बड़ी कंपनीज, सिस्टम बाहर से बन के आ रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरी होगी अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन, कोई सिस्टम नहीं बना हुआ, पीपल ओरिएंटेड। सुबह आप एंटर हुए, सेठ साहब ने कहा इसने मुझे सलाम नहीं किया, इसको फारिग कर दो। रियल टाइम मैंने तो अपने करियर में ये देखा है, ऐसे सिनेरियोज आए हैं, फारिग कर दो इसको। तो ऐसे इदारे भी काम करें। इन दोनों इदारों में जो HRIS है वो डिफरेंट तरीके से काम करता है। मिसाल के तौर पे किसी आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं जहाँ पर सिस्टम बना हुआ है, जहाँ पे पॉलिसीज़ इन प्लेस हैं, वहाँ पर आपको सिस्टम डिफरेंट तरीके से नज़र आएगा। कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर कोई पॉलिसी नहीं है, वो पीपल ओरिएंटेड है, मैनिपुलेट करते हैं डाटे को। एक ऐसे इदारे में मैं था, वहाँ पे HRIS हम इम्प्लीमेंट करने का सोच रहे थे। मेन रीज़न क्या था हमारा? मेन रीज़न ये था कि आपस में ना टीम्स ना लड़ती नहीं। वो लड़ती इस तरह से थी कि वो ना कोई चीज़ें कम्युनिकेट नहीं करती थी आपस में, और डाटा ना उन्होंने रोक के रखा होता था, इन्फॉर्मेशन रोक के रखी होती थी, और वो इन्फॉर्मेशन तब बताते थे जब दूसरे बंदे की बैंड बज जाती थी। वो क्या करते थे कि वो तब उसे ना कोई फॉर्म की शक्ल में, एक्सेल डाटा की शक्ल में, कोई ऐसी चीज़ों की शक्ल में इन्फॉर्मेशन तब, ओ माय गॉश ये तो मेरे पास था, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मतलब ये तो हमने बनाया हुआ है, तो आपने मुझे बताया नहीं। आप अच्छा, उसको पता है कि यार ये मतलब क्या बात है। तो HRIS से आपको इन चीज़ों का फ़ायदा होता है कि आप उसको जो है मैनिपुलेट नहीं करते हैं डाटे को। अच्छा, यूजली अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस लार्जर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम टेक में हैं, तो टेक में हम लोग अभी उस तरह से HRIS इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि हम लोग ज़्यादातर ATS पे काम करते हैं, जो कि एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम है। उस पर हम रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है वो लगाते हैं, उसी पे काम करते हैं। पेरोल पे और बाकी चीज़ों पे हम नहीं करते, वो हम प्रोसेस करें। अब क्योंकि मैं कंसल्टेंट भी काम कर रहा हूँ एज ए HR कंसल्टेंट, तो जो कंपनी ग्रो होती है ना, सेठ साहब कहते हैं कि हसन यार ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, मुझे इसकी इस तरह से चाहिए, रिपोर्ट्स की शक्ल में चाहिए, इस तरह से। फिर मैं उन्हें कहता हूँ कि हमें कोई HRIS अपना करना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा। तो जो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, आपको अल्टीमेटली जो है HRIS की ज़रूरत जो है वो पड़ेगी। अच्छा, फिर वो कहता है कि डिसीजन लेना बड़ा आसान हो जाता है। एक बंदा आपको कहता है कि ये परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, आपके पास डाटा नहीं है। अच्छा, बाय द वे दिस इज़, अभी जो टाइम है ना वो डाटा ड्रिवन HR है। मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, हमें मार पता कहाँ पड़ती है सब HR वालों को, हमें नंबर्स का नहीं पता होता। HRIS जो है ना वो हमें नंबर्स बताता है, हमें नंबर्स बताता है। हमें जो एक्चुअल में जो हिट पड़ता है वो पड़ता है, फाइनेंस वाला सबसे ज़्यादा चीता होता है, लाडला। सेठ साहब को बड़ा पसंद आता है, कहते क्या हुआ सुबह मैंने इतने पैसे बचा लिए आपके, क्योंकि उसको नंबर्स का पता है। हमारे यहाँ क्या है, HR में क्या होगा, सर हमने रिक्रूटमेंट कर ली है, कितने लोगों की है, इतने लोगों की है। अब वो हम कॉस्ट नहीं निकालते हैं, जो रिक्रूटमेंट की हमारी कॉस्ट है। भाई फ़ोन किया है आपने, उसको कॉल्स किए हैं, आपकी एनर्जी आपने यूज, मोबाइल है, बाकी और चीज़ें हैं, लाइट है जहाँ पर आप बैठे हैं। तो मैंने वक्त के साथ साथ ये सीखा कि भाई बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, और बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग आपको सिस्टम्स देते हैं। मैं हकीकत बता रहा हूँ, अगर आपने सिस्टम्स इम्प्लीमेंट किए हुए हैं तो आपको बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी मिलेगी। अगर आपके पास सिस्टम्स नहीं हैं तो फिर क्या होगा, फाइनेंस वाला कह रहा होगा यार कि यार ये ऐसे चल रहा है, ये फिर आप पीपल ड्रिवन होंगे, सिस्टम ड्रिवन नहीं होंगे, फिर आप डाटा ड्रिवन नहीं होंगे। तो इसीलिए मैंने जो ये टॉपिक जो है HRIS जो है वो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से इसके ऊपर बात करूं। वैसे अमूमन मैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन और बाकी जो टैलेंट एक्विजिशन है उस पर करता हूं, लेकिन मैंने सोचा कि मेरी वीडियोस काफ़ी वायरल हुई हैं रिक्रूटमेंट की, तो इस ज़रा डिफरेंट टॉपिक जो है उस पर बात की जाए। तो ये 3 चीज़ें हैं, जॉब्स, पोजीशंस और पीपल, इस पे HRIS आपका घूमता है। अच्छा, ये एक मॉडल है, मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कि मैंने अपने करियर में की हैं और सीखी हैं। मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ।
अच्छा, जो ये मॉडल है वो चलता कैसे है? देखिए, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, HRIS का पार्ट है। इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि जॉब्स आ रहा है, पीपल आ रहा है और पोजीशंस आ रही है, ये सारे इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। देखिए क्या बता रहा है ये कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, टर्मिनेशन, हॉलीडेज एंड लीव, करियर डेवलपमेंट, remuneration management, payroll administration, employee terms and condition, organization structure, work design, job description, performance planning and review, succession planning, job facilities, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं HRIS के अंदर। 3 चीज़ें हैं, जॉब्स, पीपल एंड पोजीशन। इसका एब्रीवेशन क्या है? JPP। क्या है? JPP। हाँ, ये सारे के सारे HRIS इसी पूरे मॉडल पे है। अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट की, रिक्रूटमेंट का बहुत पोर्टल्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन। अगर आप जाएं तो ATS आपको बहुत मिल जाएंगे। ATS वैसे होता क्या है, किसी को पता है? कुछ आइडिया है? एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम जो होता है ना, आपके लिए एक नई टर्म है। मैं कॉर्पोरेट में रहा हूँ 16 साल, उसके बाद मुझे टेक में हो गए तकरीबन 4 से 5 साल। जितनी चीज़ें मैंने टेक में सीखी हैं ना, इतनी मैंने कॉर्पोरेट में नहीं सीखी। हर चीज़ सिस्टम पे चलती है। यकीन माने, मुझे गूगल ड्राइव का नहीं पता था कि गूगल ड्राइव क्या होता है। मुझे ये नहीं पता था कि कैलेंडर्स को किस तरह इफेक्टिवली इनवाइट के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने करम किया, टेक में हम आ गए और चीज़ें जो हुई। मैं एक इदारे में काम कर रहा था, तो वहाँ पे ना मुझे HR हेड था, कोलैब्स का आपने नाम सुना होगा, वहाँ पर हम लोग थे। तो मुझे CEO ने बुला के बोला कि हमने ना हसन भाई ATS जो है ना वो लॉन्च करना है। पहले तो मैं सोचूँ ATS क्या है, मतलब 16 साल का मेरा एक्सपीरियंस। तो मैंने सोचा यार ये ATS क्या है। तो मैंने कहा हाँ फैज़ान वी विल डू दैट, आई मीन अली विल डू दैट। वाह ठीक है, ओके डन डन डन। पहले मैं आया, फिर मैंने गूगल पे सर्च मारा कि ATS क्या है। वो डिफरेंट चीज़ें खोल दे, मुझे समझ ही नहीं आया कि ATS क्या है। फिर मुझे थोड़ा रिसर्च मैंने किया, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये कोई सिस्टम है कि जिसको हमने करना है। तो मैंने खैर वो देखा, तो हमने एक एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट किया, उसका नाम था मनाटल। आप लोग उसको ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा, कुछ लोगों ने यूज़ भी किया होगा। वेरी इफ़ेक्टिव सॉफ्टवेयर। मेरी तो ज़िंदगी सुकून में आ गई, क्योंकि रिक्रूटमेंट तो मुझे करनी पड़ती थी और हमें वो बहुत अच्छा बना हुआ था। और वो सिस्टम के थ्रू ईमेल्स जा रही हैं, रिजेक्शन ईमेल्स, ऑफ़र्स, इवन आप आगे मूव करते थे कार्ड्स वगैरह, तो उस तरह से तो हमने किया। उसके अलावा ज़ोहू का आपने नाम सुना होगा। ज़ोहू बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है, वो वेरी गुड सॉफ्टवेयर। वो हाँ, इट्स वेरी गुड। मैंने उसको एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया, उसने बड़ी ज़िंदगी आसान की, बहुत ज़बरदस्त। उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप जो है वो एम्प्लॉई का डाटा आप एंटर होते साथ ही, मतलब वो जब एंटर करता है फिर एग्ज़िट करता है, हर चीज़ उसके अंदर अवेलेबल है। तो वो आप देख सकते हैं। एक आपको मैं गिफ्ट दे रहा हूँ इसके साथ ही, एक वेबसाइट है जहाँ से आपको HR का हर चीज़ मिल सकती है, मटेरियल, हर चीज़। उसका नाम है CITEHR.com, sitehr.com। 2005-04 में जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, ये वैसे बाय द वे किसी इंडियन की है। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो वो बोलेगा आपको कि जी गूगल पे जाके CITEHR.com, साइट HR। तो आप जब जाएंगे तो वो आपको बोलेगा कि इस पर साइन इन करें, आप साइन इन करें। तो वो आप वहाँ पर जाके लिखेंगे HR मैनुअल, वो HR मैनुअल खोल देगा। आप लिखेंगे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पॉलिसी, वो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पॉलिसी खोल देगा। वो मतलब आप जो भी डाटा देंगे वहाँ पर वो एक अच्छा आपको टूल जो है वो मिल सकता है। अच्छा जी, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, डिस्क्रिप्शन, ट्रैक ट्रेनिंग स्किल्स एंड अप्रेजल और ऑपरेशनल। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक फंक्शन है, ठीक है। अब आप उस पर करेंगे क्या कि ट्रैक ट्रेनिंग स्किल्स और अप्रेजल, ये चीज़ें हम करेंगे। जैसे हमने एक रीसेंट पास्ट में एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का हमने एक सॉफ्टवेयर जो है वो इम्प्लीमेंट किया। वो हमने लिंक किया KPIs के साथ। लोगों को समझ नहीं आ रही थी यार ये क्या होता है। अच्छा बाय द वे KPIs अब ज़रा थोड़ा पुराना हो गया है, अब एक नई चीज़ आ गई है। क्या है वो? OKRs। क्या है? OKRs। क्या बनता है O से? हाँ, ऑब्जेक्टिव और की रिजल्ट एरिया। अच्छा जी, इसमें ये करियर पाथिंग है, वो जिस तरह हम सक्सेशन प्लानिंग की बात करते थे, डिज़ाइन एम्प्लॉय करियर पाथ्स, मतलब ऑर्गेनाइजेशन लेवल नॉलेज है, कंपनसेशन
एनालिसिस हम कर सकते हैं, मॉनिटर वेज, सैलरीज, बेनिफिट्स और मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, प्लान लॉन्ग टर्म लेबर फोर्स नीड्स, और ये स्ट्रेटेजिक लेवल पे आ जाता है। हमने एक एनालिसिस करना था, जैसे मैंने आपको बताया, अभी हम आगे जाके वो भी डिस्कस करेंगे कि किस किस्म की रिपोर्ट्स जो है ना HRIS आपकी हेल्प कर सकता है। वो भी आपको बता सकते हैं कि यार ये जो रिपोर्ट्स हैं वो किस किस्म की अवेलेबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें एक रिपोर्ट में देखना चाहते हैं कि इस बंदे के लास्ट 5 ईयर्स में कितने अप्रेजल्स थे, हम वो चेक करना चाहते हैं। अच्छा, फिर हम ये भी देख सकते हैं कि इस बंदे की जो ट्रेनिंग्स हुई हैं लास्ट 10 ईयर्स में, मैं सर्विस यूज़ में था तो हमने एक वहाँ पे एक बड़ा अच्छा एक सिस्टम था, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स का आपने नाम सुना होगा, वहाँ पर उसको हमने इम्प्लीमेंट किया, तो आई वाज द पार्ट ऑफ दैट टीम। तो मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला वहाँ पे। तो वहाँ पर जब हमने इम्प्लीमेंट किया तो वहाँ पर तब हम KPIs यूज़ करते थे, तो वहाँ पे ट्रेनिंग मैट्रिक्स जो है वो हमने उसको वहाँ पे देखा। अच्छा, स्टेप्स इन इम्प्लीमेंटिंग HRIS: इंसेप्शन ऑफ आइडिया, feasibility study, selecting a project team, defining the requirement, vendor analysis, contract negotiation, training और implementing HRIS। सबसे पहले तो आपके ज़हन में एक आइडिया आता है कि यार हमने HRIS इम्प्लीमेंट करना है। किसको आता है सबसे पहले ज़हन में आइडिया? बहुत ज़ोर से आया होता है, बहुत ज़ोर से। किसको? सेठ साहब को। और रोज़ आइडियाज़ आते हैं वैसे, बाय द वे, रोज़ नया आइडिया आ रहा होता है रोज़ उनके ज़हन में, और 2 दिन के बाद फिर वो कहते हैं नहीं देखेंगे, हम चेक करेंगे। लेकिन सम टाइम नीड ज़रूरत होती है। अब जैसे कोविड-19 है, हम फिज़िकल नहीं बुला सके एम्प्लॉइज़ को, हमने वर्क फ्रॉम होम दिया। अब उस वर्क फ्रॉम होम के लिए भी हमने डिफरेंट HRIS पे काम किया। आपको मैं एक और इंफॉर्मेशन देता चलूँ कि जब ये वर्क फ्रॉम होम हुआ तो डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर्स जो है ना वो इंस्टॉल किए गए एम्प्लॉइज़ के लैपटॉप पे कि देखें ये करता क्या है, ताहोमीटर, टाइम डॉक्टर या इस तरह से। फिर लोगों ने देखा कि वो करते क्या हैं, यूट्यूब। तो वो जो थी एम्प्लॉई कॉस्ट, वो जब सेठ को समझ आई कि यार ये तो सारा दिन बैठ के इस तरह से करते हैं। वैसे मैं इसके हक़ में नहीं हूँ, बीइंग HR प्रोफेशनल हमें इस किस्म की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, हमें ट्रस्ट पे करना चाहिए, लेकिन सम टाइम ये एसेंशियल भी होता है, कई जगहों पे हमें करना पड़ता है। टेक में तो ये है, टेक में ये कई इदारों में इम्प्लीमेंटेड है। तो एक तो ये कि आइडिया जहन में आया, यार ज़रूरत पड़ गई भाई, अब तो 50,000 या 10,000 या 3,000 लोगों की कंपनी हो गई है, अब तो हमने HRIS में जाना ही जाना है, अब हमने करना ही करना है। फिर क्या होगा? फिजिबिलिटी स्टडी, हम डिफरेंट वेंडर्स को बुलाएंगे, उनसे बुला के हम डिफरेंट फिजिबिलिटीज़ पे काम करेंगे, देखेंगे कि यार क्या है, किस तरह से है। अच्छा, जब भी आप कोई सिस्टम इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो आप पहले डाटा गैदर करेंगे, याद रखिएगा जहन में, उसे प्री डाटा कहते हैं हम, जो भी इंफॉर्मेशन होती है यार कि हमें वो डाटा चाहिए। अच्छा, वो डाटा क्योंकि मैं 2013 में हमने जब इसको इम्प्लीमेंट किया तो HR की तरफ तो हम कर ही आए थे, लेकिन रिटेल में बाकी जगहों पे बड़ा चैलेंज था, कॉम्प्लेक्स चीज़ें थी बहुत ज़्यादा। अच्छा, क्योंकि आप सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो आप चाह रहे हैं कस्टमाइज्ड हो, कस्टमाइज होना चाहिए जिस तरह मैं चाह रहा हूँ, सिस्टम में वो प्रिविलेज ही नहीं है। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप डाटे को मोल्ड करते हैं कि यार इस डाटे को ठीक कर लो, फिर पॉलिसीज़ चेंज होती हैं। मिसाल के तौर पे हमने एक जगह पे इम्प्लीमेंट किया तो वहाँ पे वो लीव की कैलकुलेशन गलत तरीके से कर रहा था, फिर हमें लीव पॉलिसी चेंज करनी पड़ी, लीव पॉलिसी जो है वो चेंज की। तो खैर वो फिजिबिलिटीज़ आप बनाते हैं, आप देखते हैं यार कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्यों चाहिए आपको ये। उसके बाद एक प्रोजेक्ट टीम बनती है, जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया, पर प्रोजेक्ट टीम ज़रूरी नहीं है कि HR से बने, वो डिफरेंट क्रॉस फंक्शनल टीम बनती है, जिसको हम फाइनेंस से, HR से, मार्केटिंग से, बाकी जगहों से जो लोग होते हैं उनको हम एक टीम जो है वो बनती है, फिर वो उसके ऊपर एक काम करते हैं। फिर वो सेठ साहब को एक रिपोर्ट देते हैं कि सर देखें ये यहाँ तक इस फेज़ में जो है वो हम जा चुके हैं। तो डिफाइनिंग द रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताया। फिर वेंडर एनालिसिस के किस से काम कराया जाए, बहुत सारे अवेलेबल हैं HRIS मार्केट में,
कौन सा देखा जाए। जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया, ये डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ क्या है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ अभी आप इनिशियल लेवल पे हैं तो आप कोई छोटा मोटा सॉफ्टवेयर यू कैन डू दैट, वो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेगा। अगर आप मैच्योर हो गए हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बढ़ा है तो फिर आपको एक अच्छा जो है सिस्टम लेना पड़ेगा। तो आप डिफरेंट वेंडर्स को जो है ना वो बुलाते हैं और फिर एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस जब होता है ना तो एनालिसिस फीचर्स से होता है कि यार मुझे कौन कौन से फीचर्स मिल रहे हैं। आप लोग अगर HRIS इम्प्लीमेंट करने का सोच रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक, उस सॉफ्टवेयर में फ़ीचर्स कितने हैं, और दूसरा बेनिफिट्स क्या होंगे, तीसरा उसकी कॉस्ट कितनी है। क्योंकि एंड पे ना सेठ साहब ने जो मानना है ना कॉस्ट पे ही मानना है। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, कॉस्ट पे ही मानना है उन्होंने। ठीक है, बीच में वो कहेंगे कि नहीं नहीं बड़ा अच्छा है, हम इसको देख लेते हैं, ये कर लेते हैं, कॉस्ट उसकी मुनासिब हो। अभी तो खैर मार्केट में बहुत सारे आ गए हैं, आपको मिल भी जाएंगे, लेकिन होगा। अच्छा, उसके बाद जब आपने ये कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट की नेगोशिएशन आपने करनी है। मतलब वही आपने देखते हैं कि यार जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे ये मैं आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, एक आपके लिए भी लर्निंग है। हमने एक सिस्टम ले लिया, सिस्टम लेने के बाद हमने उसको ये कहा कि साल के बाद हम तुम्हारी ना फ़ीस जो है ना वो रिन्यूअल करेंगे। वो हम कॉन्ट्रैक्ट में डालना भूल गए। जब साल के बाद वो लॉगिन एक्सपायर हुआ तो हमारा डाटा तो था उसके पास, तो हमने कहा यार ये तो गए हम। उसने हमें कॉल करके या सारी चीज़ें उसने बताया। उसने कहा जी देखें जी आपके कॉन्ट्रैक्ट में ना ये चीज़ें जो थी ना नहीं, उसने जानबूझ के नहीं डाली हुई थी कि यार ये मेरे पास आएंगे मैं पैसे बनाऊँगा, और फिर उसने पैसे बनाए क्योंकि हमारा डाटा तो उसके पास था और हमने उससे लेना था। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट करें तो आपकी मेहरबानी है बहुत सारी चीज़ें ध्यान से करें। मिसाल के तौर पे एक चीज़ और है, अटेंडेंस मशीन का आपने बड़ा नाम सुना होगा, सिस्टम है ना। अभी कुछ अर्सा पहले मैं एक इदारे में था तो हम ना इन करे तो आउट भी हो रहा, सारी चीज़ हो रही हैं। देखा यार 30 तारीख हो गई, देखा यार अटेंडेंस निकालो। उसने अटेंडेंस निकाली ना तो अटेंडेंस में ना जितनी दफ़ा हमने इन किया है वो आ रहा है और जितनी दफ़ा आउट किया है वो भी आ रहा है, समरी कोई नहीं निकाल रहा वो। तो मैंने उस लड़के को बुलाया जो मेरे साथ काम करता है। मैंने कहा गुजर साहब, ऐसे ही मैंने उससे कहा, मैं गुजर पाक कहता हूँ उसको। तो मैंने कहा गुजर पाक, कहता है जी जी सर। मैंने कहा बेटी ये इन और आउट जो आ रहा है ये सबका आ रहा है, समरी नहीं आ रही। उसको बड़ा प्यारा आंसर था, कहता सर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ हाँ बताओ। कहते सर उसको हमने 10,000 रुपये और देने, हम 10,000 और देंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अच्छा, मैंने कहा गुजर साहब वो कैसे? कहते जी वो सर एडमिन वालों ने कुछ उनका किया हुआ था कमिटमेंट, तो उनके साथ वो थी। तो मैंने कहा यार ये जब कॉन्ट्रैक्ट हम साइन कर रहे थे तो हमें ऑलरेडी करना चाहिए था। तो खैर वो उस टाइम इम्प्लीमेंट मैंने नहीं किया था, वो एडमिन वालों ने इम्प्लीमेंट किया था। तो खैर हम एडमिन वालों के पास गए, मैंने कहा यार ये क्या बात है, सैलरी आन खड़ी हुई है, पेरोल हमने उसको करना है और ये इन एक बंदे का 50 दफ़ा आ रहा है, 10 को नमाज़ पढ़ने भी आप जाते हैं बाहर तो सारी चीज़ें वो आ रहे आउट आ रहे हैं। कह रहे सर मैं ना बात कर दूँ। हमने उससे बात की। अब वो आगे से क्या कहता है, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट पे वो डाला नहीं था, वो आगे से कहता है 15,000 लगेंगे आपके, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन वैसी आ जाएगी। अच्छा, तो खैर मैं उठ के फिर वो सेठ साहब के पास जब मैं गया तो मैंने उन्हें कहा कि ये आपने जब कॉन्टैक्ट किया तो इसमें क्या था? उसने कहा यार ये ऐसे ही था, तो अब आप ज़रा इसको देख लें। हमने उसको बुलाया, चाय पिलाई, खाना भी खिलाया। हमने कहा यार तेरी मेहरबानी ज़रा इसको कर दे। तो कहता है कि ठीक है सर हो जाएगा। आप यकीन मानेंगे 2 मिनट के अंदर डाटा ठीक हो गया। 2 मिनट के अंदर उसने आके पता नहीं क्या किया, 3-4 बटन दबाए उसने आके और डाटा एक्यूरेट ठीक हो गया। लर्निंग क्या थी हमारी लर्निंग ये थी कि जब हमने उससे सारी डील की, जब आप भी HRIS की डील करेंगे तो आपने एक एक क्लॉज पढ़नी है। आपने किसी अच्छे सीनियर प्रोफेशनल को पूछ लेना जिसने इम्प्लीमेंट किया हो, आपको आइडिया हो, आप कम से कम गलतियाँ कर सकेंगे। क्योंकि सेठ जो है ना, सेठ वो माफ़ी नहीं देता गलतियों की, माजरत के साथ। वो आपको कहेगा ये जो है इस तरह सामने, जी जी प्लीज़। 2 तरह के डाटाज अवेलेबल होते हैं, एक क्लाउड बेस्ड, ठीक है, वो होता है, और दूसरा सर्वर भी होता है। अब ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं।
या तो आप क्लाउड में रखना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप अपना डाटा रख सकते हैं, या फिर आप जो है सर्वर पे रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तीसरा, इनका भी सर्वर है, उनके सर्वर पे भी रख सकते हैं। जब आप अपने सर्वर पे डाटा रखेंगे तो कॉस्ट आएगी। इसका ना एक प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाता है। वो प्रोजेक्ट मैनेजर सारी चीज़ें देख रहा होता है। वो HR से भी हो सकता है, वो फाइनेंस से भी हो सकता है, वो मार्केटिंग से भी हो सकता है। वो सारा डाटा, क्योंकि वो होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वेंडर के साथ। क्योंकि अब देखें ना, अगर 4-5 लोग इन्वॉल्व, जैसे क्रॉस फंक्शनल टीम है, मतलब सेठ साहब ने क्या किया कि फाइनेंस से, मार्केटिंग से या बाकी जगहों से जो उसके कोर फंक्शन है बना दी, एक उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर होगा जो उसके साथ होगा। दूसरा, आपने लीगल वाला कहा, अच्छा हर इदारे में ना लीगल डिपार्टमेंट नहीं है ताई साहब, तो होना तो चाहिए वैसे, लेकिन अब ये हो गया कि अब जैसे मैं टेक में हूँ तो हमारे एक लॉयर हैं, हम क्या करते हैं, हम जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं ना, हम उसको वो कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, वो देख लेता है। जैसे हमारे यहाँ डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं, अपॉइंटमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है, वो हम दे देते हैं। तो वो उसको क्या करता है, वेट करता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए। अब आपका दूसरा सवाल है सेठ वाला, जो कि बड़ा ज़बरदस्त है कॉन्ट्रोवर्शियल सा, लेकिन है बड़ा अच्छा। सर 80% हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान में है ना, वो अनस्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। आपको पता है गुलबर्ग की रेडियस में कितने सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं? गैस करें, गैस करें, 500+। सिर्फ गुलबर्ग में बता रहा हूँ मैं आपको। और उसके सेठ की एवरेज एज कितनी होगी? गैस करें, गैस करें, 30+। और उसके पास लेटेस्ट फॉर्च्यूनर होगी, BMW भी हो सकती है। अब मैं सेठ का वर्ड इसलिए बार बार यूज़ कर रहा हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ कुछ लोगों को अगर ये लगा हो, क्योंकि मैं सेठ साहिबान के साथ रहता हूँ तो मैं मुझे ज़रा आई एम यूज्ड टू इट। तो हाँ, तो 30 एज का एक यंग एंटरप्रेन्योर है जो कि आ रहा है, जो मार्केट में है, उसका माइंडसेट ज़रा डिफरेंट है। मैं टेक की बात करूँगा, वो कहता है कि उसको ना वैल्यू फॉर मनी नज़र आने चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। ब्रांडिंग करनी, हसन रज़ा तुम्हारा बड़ा नाम है, ठीक है जाओ करो, लिंक्डइन पे बाकी जगहों पे ब्रांडिंग करो, ये सारी, लेकिन मुझे वैल्यू फॉर मनी जो है नज़र आनी चाहिए। तो हमारे यहाँ अब जो सेठ आ रहे हैं वो बहुत बेहतर हैं, समझ रहे हैं काम को, चीज़ें बड़ी बेहतर हो रही हैं। मैंने नौकरी भी करनी है, तो आई थिंक इट्स गुड। तो मेरा ख्याल ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम और चीज़ें बेहतर होंगी। मैं तो बड़ा कंफर्टेबल हूँ 30 साल 31-32 साल के लोगों के साथ, उनको बात समझ आ जाती है, दे अंडरस्टैंड कि यार एक्चुअल है क्या। जितना टैलेंट हमारे पाकिस्तान में है ना, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि कहीं किसी जगह नहीं है। मैंने बाकी भी फॉरम में कहा है, मैं ना बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ों को देखता हूँ। हम कंपैरिजन भी करते हैं बाकी हमसाया मुल्क के साथ, बाकी लोगों के साथ, लेकिन जितना टैलेंट हमारे पाकिस्तान में टेक का है ना, क्योंकि मैं टेक में पिछले 4 सालों में हूँ सर, आप एक बच्चा एवरेज सैलरी जो मुझे लगता है किसी अच्छी स्टैक का है, वो 10 लाख रुपये 5 लाख रुपये महीने का आराम से कमा लेता है, और उसको ऑफिस जाने की ज़रूरत भी नहीं है, कर बैठ के फ्रीलांसिंग के थ्रू, इवन जॉब के थ्रू। तो इसका मतलब है कि टैलेंट है। नाउ द कंसर्न इज़ दैट कि राइट फॉरम कौन सा है। आप कंपेयर करें ना आज से 3 साल पहले अपने आप को, आप तो यहाँ नहीं थे जो अब आप टेक में हैं। अब तो माशाल्लाह आप बहुत ग्रो कर गए हैं, अब तो आप भी टेक्निकल रिक्रूटर हैं, मैं भी करता रहा हूँ। तो अब आप देखें ना कि इंडिया ने 1990s में स्टार्ट किया था IT में, आज उनको वो पे बैक मिल रहा है। हमने कब स्टार्ट किया? जब कोविड आया, 3-4 साल पहले, और हमें अब आने वाले टाइम में हमें ज़रा अंदाज़ा होगा। तो मैं इससे कंपैरिजन करता हूँ। अब आप देखें कि वो एक जगह और, अब वो क्या कर रहे हैं, IT में वो आगे हैं, अब वो क्या करें, एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करें। उनका एक प्रोग्राम आता है, आप कभी TV पे या गूगल पे, क्या नाम है उसका, हाँ, उस पर आप देखें वो इतने सख्ती से इतनी बेइज्जती करते हैं, और वो सारी चीज़ें असल में वो प्रिपेयर कर रहे हैं माइंडसेट को कि क्या। हमारा एक बड़ा अच्छा चला था आइडिया करोड़ों का, वो नबील कदीर साहब ने किया था नियो चैनल से, वो बड़ा बेहतरीन था। तो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। तो वो हमें आने वाले टाइम में हम जो है वो बहुत बेहतर जो है वो हो जाएंगे। अच्छा जी।